हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने सब टोटल वीडियोस मिला के जो बनाए थे सब वीडियोस, उसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड को पूरा खत्म कर चुके हैं। अच्छे से हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पूरा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश किया है, जो आपको नीट में बहुत जरूरी होगा। प्लीज वीडियोस को अच्छे से देखो। आप एमसीक्यूज घर पे भी सॉल्व करो। आपके पास जो भी किताब है उसमें से एमसीक्यूज आप सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर हम आगे अभी कंटिन्यू करेंगे आगे वाली ग्लैंड पे। सो आफ्टर पिट्यूटरी ग्लैंड, द नेक्स्ट ग्लैंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज थायराइड ग्लैंड। तो आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के ऊपर। तो बच्चों सबको पता है, थोड़ा सा कॉमन ग्लैंड है, मतलब कहीं ना कहीं जरूर सुना है कि देयर इज थायराइड ग्लैंड इन आवर बॉडी। तो हम शुरू करेंगे थायराइड ग्लैंड की। अगर बात करेंगे बच्चों तो बहुत इंटरेस्टिंग सा ग्लैंड है। बहुत पुराने सालों से थायराइड का डिस्कवरी हो चुका था। आप लोगों का अगर पता होगा, सुश्रुता समहिता करके जो मतलब इंडियन मेडिसिन के जो फादर थे, वो लोग भी थायराइड के डिसऑर्डर को जानते थे। हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, ये सब चीजें ये लोग जानते थे। इवन एरिस्टोटल टॉक अबाउट द थायराइड ग्लैंड। तो और बहुत सारे पीपल इसमें थे, जैसे वाटन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खुद एक थायराइड के नाम दिया था। तो आप अगर देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थायराइड, तो ये भी एक ग्रीक टर्म है। थायराइड एक ग्रीक टर्म होता है। इसका मतलब होता है शील्ड। ओके, इसका मतलब होता है शील्ड, और एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे थायराइड ग्लैंड। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वाटन, एक वाटन करके साइंटिस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपको वाटन डक्ट याद है, जो सब मैक्सिलरी या मैंडिबुलर ग्लैंड का डक्ट होता है, वही ये वाटन है। तो ये वाटन ने बोला था कि थायराइड एक ग्रीक शब्द है, उसका मतलब होता है शील्ड, बिकॉज द शेप ऑफ द थायराइड इज शील्ड शेप, इसके लिए हम उसको थायराइड ग्लैंड बोला करता है। थायराइड के बारे में अगर बात करेंगे बच्चों, तो हमारी बॉडी में सबसे पहले डेवलप्ड होने वाला ग्लैंड है। ग्लैंड में अगर बात करेंगे, ग्लैंड की अगर मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले अगर कोई डेवलप होता है तो वो थायराइड ग्लैंड है। तो मतलब एम्ब्रियोलॉजिकली अगर हम बात करेंगे, तो जेस्टेशन के 24th वीक में ही थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। आपको अगर एमसीक्यूज में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड एक्टिवेट्स फर्स्ट इन आवर बॉडी, तो आपका आंसर याद रखेंगे थायराइड ग्लैंड आएगा, थायराइड ही आएगा, क्योंकि 24th वीक में ही थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाता है, अपना काम करना शुरू कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट उसका फंक्शन हमारी बॉडी में है। मेटाबॉलिज्म से लेके, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से लेके, नर्वस सिस्टम से लेके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेके, सभी सिस्टम पे, मतलब कोई ऐसा सेल नहीं है जहां पे थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर नहीं पाए जाते। इवेंचुअली ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी आर डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्रेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो चलिए हम देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, उसका डायमेंशंस का बात करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके हार्मोन्स और फिर डिसऑर्डर्स हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड हो गया, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। तो चलिए हम पढ़ेंगे अभी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड और व्हाट इज लोकेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड होता कहां पे है? रफली सब लोगों को डायग्राम देख के पता चल रहा है कि थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द रीजन नेक, जस्ट बिलो द लैरिंग्स। आप उसको लैरिंग्स के नीचे पाएंगे, आप इसको ट्रैकिया की दोनों साइड में पाएंगे, वेंटेरोलैटरल टू द ट्रैकिया। यहां पे मैं लिखूंगा इट इज लोकेटेड वेंटेरोलैटरल टू ट्रैकिया बिलो लैरिंग्स। देखिए यहाँ पे बिलो लैरिंग्स, यहाँ पे हम देखेंगे ये ट्रैकिया होता है, ये लैरिंग्स, ये सब कार्टिलेज है, ये लैरिंग्स के कार्टिलेज है। यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ये लैरिंजियल एपिग्लॉटिस है। तो ये कार्टिलेज के यहाँ पे देखिए, ये थायराइड कार्टिलेज बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कभी कभी आप ये चीज को बोलते हैं एडम सेपल। जो थायराइड कार्टिलेज हमारे बॉडी के अंदर होता है, वो कवर करता है थायराइड ग्लैंड को, और एक प्रोमिनेंस बनाता है, एक प्रोट्रूबरेंस बनाता है, एक स्वेलिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। इसी को हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। बहुत बार आपने ये टर्म सुना है, थायराइड प्रोमिनेंस बोलते हैं, या तो फिर इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। इट इज नथिंग बट द प्रोट्रूबरेंस ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। अगर एमसीक्यू की बात करेंगे बच्चों, बहुत सी किताबों में पूछा गया है एग्जैक्टली थायराइड का पोजीशन होता कहां पे। अगर देखेंगे दूसरे लैंग्वेज में, थायराइड ग्लैंड का जो पोजीशन है, ये तो हो गया इन द नेक, वेंटेरोलैटरल टू द ट्रैकिया, जस्ट बिलो द लैरिंग्स। ये रफली लोकेशन हमने बता भी दिया, और थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा। इट इज लोकेटेड बिटवीन वर्टिब्रा C5 टू वर्टिब्रा
T1 जो वर्टिब्रे है आपका, ये जो यहाँ पे प्रोट्रूबेंसी है C7 है, उसके 2 ऊपर चले जाओ, वहां से लेके C1 C5 से लेके T1 तक, सर्वाइकल 5 से लेके थोरासिक 1 तक इसका पोजीशन आपको मिलेगा। बट कई किताबों में मैंने देखा है दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम के रिस्पेक्ट यहाँ पे पोजीशन मैंने बताया, बट कई किताबों में दिखा है कि मैंने कि ट्रैकिया के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन आप बताइए। तो याद रखेंगे ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ट्रैकियल रिंग्स। ये जो स्ट्रक्चर होता है ट्रैकिया के अंदर ट्रैकियल रिंग्स होता है, कार्टिलेज जो उसको कोलैप्स नहीं होने देता, उसको पूरा सपोर्ट करके रखता है। इन रिंग की अगर बात करेंगे तो इसका पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकेंड कार्टिलेजिनस रिंग, ट्रैकियल रिंग टू 6 रिंग, इनके बीच में इसका पोजीशन होता है। और जो बीच में इस्तेमास होता है ये थर्ड, ये जो कार्टिलेज रिंग है उसके अक्रॉस रन करते हुए आपको दिखाई देगा। तो देखिए पोजीशन मैंने बता दिया बिटवीन C5 टू T1 वर्टिब्रे। और अगर ट्रैकियल रिंग्स की बात करेंगे तो पोजीशन यहाँ पे बच्चों मैंने बताया सेकंड ट्रैकियल रिंग टू 6th ट्रैकियल रिंग, ये उसका पोजीशन यहाँ पे होता है। दूसरी बात हम थायराइड के बारे में करेंगे तो हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ थायराइड ग्लैंड? याद रखेंगे थायराइड का जो लेंथ होता है इट इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका जो ब्रेथ होगा इट इज 2 सेंटीमीटर, और इसका जो थिकनेस होगा बच्चों ये भी आपको कम से कम 2 सेंटीमीटर के आजू बाजू में दिखाई देता है। तो थायराइड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। कभी नहीं भूलेगा ये चीज, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ा। तो यहां पे आप बात करो वेट का, इट वेज अराउंड 25 ग्राम्स, 25 ग्राम्स इसका वेट होता है, बहुत ही ज्यादा है। ये सबसे बड़ा, देखो पिट्यूटरी का आपने सिर्फ 0.5 पढ़ा था, ये 25 है। कभी कभी तो प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डबल या उससे भी ज्यादा इसका स्वेलिंग हो जाता है। ये नेचुरल होता है, फिजियोलॉजिकल होता है। तो ये उसका हो गया। कलर की हम बात करेंगे बच्चों, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, इट इज रेडिश ब्राउन। ये रेडिश क्यों होता है? क्योंकि थायराइड इज हाईली वैस्कुलर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बहुत सारा ब्लड सप्लाई थायराइड को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ब्लड में से जो आयोडीन हम लोग खाएंगे वो आयोडीन थायराइड के पास अच्छे से पहुंचना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो आपका कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी से कुछ ब्रांचेस बनेंगे, थायराइड आर्टरी बनेगी, सुपीरियर थायराइड, मिडिल, इंफीरियर थायराइड। सो ये सब लोग उसको जाके ज्यादा वेस्कुलर बना देते हैं, इसीलिए इसका कलर भी आपको अपीयर होगा रेडिश ब्राउन इन कलर। आप उसका शेप और साइज की बात करेंगे तो याद रखेंगे इट इज बो टाई शेप्ड ग्लैंड, और बहुत सारा किताबों में लिखा है इट इज बटरफ्लाई शेप्ड और कैपिटल H शेप्ड ग्लैंड। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देखो ये बो टाई के जैसा दिखता है या फिर बटरफ्लाई के शेप दिख रहा है या तो फिर ये एक H शेप्ड ग्लैंड आपको यहाँ पे दिखेगा। ये मैंने डायमेंशन लिखने की कोशिश की है, हम नहीं भूलेंगे। इट इज द फर्स्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी विच एक्टिवेट्स during 24th week of the gestation. It is the largest endocrine gland of the body. It is a shield shaped gland of the body. It is also called follicular gland. उसको follicular gland भी हम बोल सकते हैं। ये मैंने पोजीशन भी यहाँ पे लिख दिया है। तो ये मैंने यहाँ पे वेट भी लिखा है, कलर भी लिखा है, उसका साइज और शेप भी हमने लिखने का कोशिश किया है बच्चों। तो अगर मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, ये डायग्राम मैंने बना के रखा है पहले ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो इट इज मेड अप ऑफ 2 lobes। ये 2 लोग आप ये देखेंगे, लोब्स हम इसको बोलते हैं। दीज आर नथिंग बट द थायराइड ग्लोब्स। हम बोलेंगे थायराइड इज बाइलोब्ड ग्लैंड। ये सब जो मैं बच्चों यहाँ पे बनाता हूँ, आप प्लीज उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा क्योंकि आपको ये कहीं और मिलेगा नहीं। थोड़ा सिंपल सा मैं बनाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको रिवाइज करते रहिएगा प्लीज। तो ये बाइलोब्ड ग्लैंड है, राइट और लेफ्ट लोब यहाँ पे होते हैं और दोनों लोब को कनेक्ट करता है एक टिश्यू, उसको हम बोलते हैं इस्थमस। दिस टिश्यू द बैंड इज कॉल्ड इस्थमस। बहुत सी जगह पे आप देखेंगे थायराइड में और एक लोब यहाँ पे पाया जाता है, इसको बोलते हैं पिरामिडल लोब। दिस पर्टिकुलर लोब इज कॉल्ड एज पिरामिडल लोब। ये भी यहाँ पे आपको मिलेगा, थर्ड लोब ऑफ द थायराइड इज कॉल्ड पिरामिडल लोब। तो ये होगा थायराइड का स्ट्रक्चर। और इंटरेस्टिंग बात हम करेंगे, ये होगा थायराइड का स्ट्रक्चर। हम आगे जाके देखेंगे थायराइड ग्लैंड इंटरनली क्या दिखाता है। अगर आप थायराइड के अंदर जाके देखेंगे बच्चों तो आपको क्या पता चलेगा। इफ यू एंटर इन थायराइड ग्लैंड, आपने अगर थायराइड का हिस्टोलॉजी पढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा, तो आपको दिखेगा एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल्स। ये हो गया थायराइड का फॉलिकल। फॉलिकल्स ऑफ द थायराइड आर लाइन्ड बाय वेरी स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड एज क्यूबॉइडल सेल्स। याद रखेंगे, आपको अगर पूछेंगे
थायराइड फॉलिकल्स के अंदर कौन सा वाला फॉलिकल होता है, आप लिखेंगे क्यूबोइडल सेल्स। सो दीज सेल्स आर क्यूबोइडल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू है, दिस विल बी रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, ये स्ट्रक्चर होता है फॉलिकल। बच्चों याद रखो फॉलिकल क्या होता है। आप बोलेंगे सर आप तो कल परसों बोल रहे थे ओवरीज के अंदर भी फॉलिकल्स होता है, थायराइड के अंदर बल्कि फॉलिकल होता है, फॉलिकल होता है। बच्चों फॉलिकल का डेफिनेशन है, जो भी कोई स्पेरिकल स्ट्रक्चर आपको हिस्टोलॉजी में दिखता है उस स्ट्रक्चर को हम फॉलिकल बोलते हैं, तो वो कोई भी ऑर्गन हो सकता है। ये हो गया फॉलिकल। इस तरह से इसमें मिलियंस ऑफ फॉलिकल पाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स, एक ही मैंने बना दिया है। तो इसीलिए थायराइड को दूसरा भी नाम से जाना जाता है, इट्स कॉल्ड फॉलिकुलर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसको हम फॉलिकुलर ग्लैंड भी बोला करते हैं, इतना आपको समझ से रखना, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये क्यूबोइडल सेल्स है फॉलिकल्स के, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और अंदर जो कैविटी बनता है बच्चों, इस कैविटी को बोला जाता है कोलॉइड, और दिस कैविटी कॉल्ड एज कोलॉइड, एंड दिस कोलॉइड इज इनकॉर्पोरेटेड विद सब्सटेंस। इसके अंदर आपको ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है। दिस ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका नाम है थायरोग्लोब्यूलिन। क्या नाम है बच्चों उसका? थायरोग्लोब्यूलिन। तो ये हो गया हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इतना ही नहीं, थोड़ा फॉलिकल के साइड में अगर आप आएंगे तो यहां पे आपको कुछ और सेल्स मिलेंगे। इन सेल्स का नाम मैं लिखूंगा सी सेल्स, या इसको बोलो पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, जो आगे जाके एक हार्मोन सीक्रेट करेंगे, उसका नाम थायरोकैल्सिटोनिन होता है। हम वो चीज डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये हो गया हिस्टोलॉजी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और बहुत सारा आपको इसके अंदर क्या मिलेगा बच्चों, मैंने भी बताया, ब्लड वेसल्स मिलेगा। ये रेड कलर में जो मैंने बनाया ये ब्लड वेसल है, समझ लीजिए आपका स्लाइड है, और ये आपका एक फॉलिकल हो गया। सो व्हाट इज थायराइड मेड अप ऑफ? थायराइड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फॉलिकल्स। फॉलिकल्स का लाइनिंग कौन सा बच्चों? क्यूबोइडल सेल्स उसका लाइनिंग है। उसके अंदर की कैविटी को मैं क्या बोलूंगा? कोलॉइड बोलूंगा। कोलॉइड की केमिस्ट्री क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन है? थायरोग्लोब्यूलिन होता है, जिसके अंदर टायरोसिन करके एक अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट होता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि थायरोक्सिन एक्जैक्टली बनता कैसे है, ये हम आगे पढ़ रहे हैं बराबर से। तो ये होगा थायराइड का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये होगा थायराइड का इंटरनल स्ट्रक्चर। बच्चों अभी हम आगे जाके बात करेंगे कि थायराइड ग्लैंड के अंदर किस तरह से फंक्शंस होते हैं, थायराइड एग्जैक्टली उसके हार्मोन्स कैसे बनाते हैं। तो चलो बात करते हैं, व्हाट आर द हार्मोन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। सो हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, चलो यहां पे पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के कौन से हार्मोन आपको देखना है। पहला वाला हार्मोन लिखूंगा बच्चों मैं T3, इसको मैं बोलूंगा ट्राई आयोडोथायरोनिन। दूसरा मैं लिखूंगा T4, नेचुरली क्या होगा? टेट्रा आयोडोथायरोनिन, बट इसको कॉमनली बोला जाता है थायरॉक्सिन। और तीसरा वाला जो होता है थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन होता है। तो देखो 3 हार्मोन थायराइड ग्लैंड के आपको मिल गए, एक होता है ट्राइआयोडोथायरोनिन, दूसरा होता है थायरॉक्सिन, और एक होता है थायरोकैल्सिटोनिन, जो सी सेल से पैराफॉलिकुलर सेल से आपको मिलता है। थोड़ा सा शॉर्टकट में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये जो थायराइड हार्मोन्स है ये बनते कैसे। बच्चों शायद ये आपकी किताब में है नहीं ज्यादा डिटेल्स में, पर हमें नीट के लिए ये सब चीजें मैंने पहले ही बोला है। ह्यूमन फिजियोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ही डिटेल में जाके अंदर में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। बियॉन्ड एनसीईआरटी आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना चाहिए, तो ये आपको अच्छे से मार्क आ सकते हैं। 20 के अराउंड क्वेश्चन नीट में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर से मिल जाते हैं। तो चलो देखते हैं हम एग्जैक्टली इसमें क्या बनता है, कैसे बनता है। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोलॉइड। देखो ये मैंने कोलॉइड बनाया, ये मैंने बनाया थायराइड फॉलिकल। ये फॉलिकल के अंदर मैंने पहले ही बोला था बच्चों, आपने क्या बोला था यहाँ पे, व्हाट इज स्ट्रक्चर कॉल्ड? कोलॉइड। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोलॉइड। ये जो सेल्स है बच्चों मैंने बोला था ये है क्यूबोइडल सेल्स, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है बराबर, और ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा फॉलिकल। अब ये होता क्या है? द क्यूबोइडल सेल्स ऑफ द फॉलिकल आर एबल टू गेट
आयोडीन फ्रॉम द ब्लड। जो आयोडीन हम खाते हैं, नमक से खाते हैं या फिर सी फूड से खाते हैं या फिर अंडरग्राउंड वेजिटेबल से खाते हैं बच्चों, आयोडीन के अलग अलग सोर्सेस होते हैं। आयोडीन सॉल्ट होता है या फिर आपका सी फूड होता है, जो भी सी फूड है वो आयोडीन का अच्छा सोर्स होता है, या फिर अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स में भी आयोडीन आपको मिल जाता है। तो ब्लड से यहाँ पे बना रेड कलर का मैं जो बनाऊंगा वो ब्लड रहेगा, आपको पता चलना चाहिए। ब्लड से जो आयोडीन आएगा बच्चों, ये जो आयोडीन मैंने यहाँ पे लिखा 2I माइनस, मैं जानबूझ के 2I माइनस लिखूंगा, इसके पीछे कोई वजह रहेगी, देखेंगे हम। तो ये जो आयोडीन है, ये आयोडीन कौन एब्सॉर्ब करेंगे ब्लड से? कीबोर्डल सेल्स एब्सॉर्ब करेंगे, और ये आयोडीन जाएगा यहाँ पे। ये सब्सटेंस का नाम मैंने क्या बोला था? बोलिए क्या बोला था? थायरोग्लोब्यूलिन। दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड थायरोग्लोब्यूलिन सब्सटेंस। तो होगा अभी क्या आगे जाके? तो ये जो आयोडीन है, ये जो थायरोग्लोब्यूलिन है, इसमें जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो समझिए बच्चों, ये थायरोग्लोब्यूलिन है, इसका ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल टायरोसिन है। व्हाट इज दिस अमीनो एसिड कॉल्ड एज? टायरोसिन। तो याद रखेंगे, थायरोक्सिन इज वन ऑफ द अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, एंड व्हिच इज दैट अमीनो एसिड? टायरोसिन। याद रखेंगे, इट्स अ पेप्टाइड, एक पेप्टाइड हार्मोन है, इसमें टायरोसिन है, पेप्टाइड लिंकेज भी है, बट इसका मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम देखेंगे बाद में, क्योंकि ये जो आगे जाके हम पढ़ेंगे थायरोक्सिन का रिसेप्टर कहां पे? ये रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे के न्यूक्लियस में, इसका रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर हम पढ़ लेंगे बराबर से। तो देखो बच्चों, ये जो आयोडीन मैंने यहाँ पे लिखा है 2I माइनस, इसको हमने करना है ऑक्सीडेशन। क्या करना है हमने? ऑक्सीडेशन। इसका जो निगेटिव चार्ज है हमें उसको निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और ऐसे करते टाइम आपको यहां पे मिल जाएगा I2। तो ये ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन आपको मिलता है I2। ये काम करने वाला एंजाइम आपके पास होता है, उसका नाम होता है थायरोग्लोबुलिन ऑक्सीडेज। क्या एंजाइम है बच्चों? थायरोग्लोबुलिन ऑक्सीडेज। मैंने सिंपल ऑक्सीडेज लिख दिया, और ये आपको मिल गया I2। ये नेगेटिव चार्ज हमने निकाल दिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन नाम का एंजाइम इसमें आएगा, और इस तरह से आपको मिलेगा आयोडीन, और ये आयोडीन कॉर्पोरेट हो जाएगा थायरोसिन अमीनो एसिड के साथ में। तो बच्चों देखो, यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये आयोडीन, यहाँ पे जाके इनकॉर्पोरेट होगा। इस मॉलिक्यूल को मैं बोलना चाहूंगा डाई आयोडो थायरोनिन। क्या बोला बच्चों मैंने? पहले मोनोआयोडीन थायरोनिन होता है, डाई आयोडोथायरोनिन होता है। डाई आयोडोथायरोनिन और एक डायोडोथायरोनिन से कंबाइन हो जाएगा। देखो यहाँ पे डायोडो, ये काम तो TSH भी कर लेता है बराबर से, हमने पढ़ा था, और इससे आपको मिलेगा टेट्रा आयोडोथायरोनिन, मतलब आपको मिल जाएगा T4। समझ बराबर? T4 इसी कीबोर्डल सेल से बाहर निकलेगा, और ये T4 बाहर निकल के बच्चों कहां पे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा? यस, ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा ब्लड के अंदर। ये थायरोक्सिन ब्लड के अंदर चला जाएगा, यहां से ये ब्लड के अंदर चला जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट थायरोक्सिन, नॉट ओनली थायरोक्सिन, यहां पे T3 भी बनता है, T3 भी इसके अंदर चला जाएगा, T3 और T4। पर T3 थोड़ा कम मात्रा में बनता है, बहुत सारी किताबों में लिखा है T3 का बनने का प्रोसेस सिर्फ 24% है, बट 80% हार्मोन क्या बनता है? थायरोक्सिन ही बनता है, इतना रखेंगे। बट T3 इज मोर पोटेंट एंड एक्टिव देन T4। ये तो कम बना पर ज्यादा काम का है, ये ज्यादा बनता है पर कम काम करता है, दोनों का फंक्शन सेम है। ये T3 है और ये T4 है। तो T3 और T4 ब्लड से कैरी किया जाता है। बहुत सा T3 और T4 फ्री फॉर्म में होता है, और बहुत सा बाइंडिंग फॉर्म में भी होता है, जो एल्ब्यूमिन करके जो प्रोटीन है उसको बाइंड हो जाता है, पर जब आपको जरूरत होती है वो फ्री हो जाते हैं, और सेल के रिसेप्टर्स पर जाके उनको उसके सेल के अंदर जाके वो पूरा जेनेटिकली सेल का फंक्शन कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना चाहिए। तो देखो बच्चों, ये हो गया थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन। थोड़ा सा इतना मेरे को लगता है कि नीट के लिए इतना मैंने जो बताया बच्चों, ये बहुत काफी है कि एग्जैक्टली थायराइड हार्मोन बनता कैसे है। थायरोक्सिन के अंदर टायरोसिन होता है, ये आपको जरूरी है। कौन सा एंजाइम की जरूरत होती है? यस, थायरोग्लोबुलिन ऑक्सीडेज हार्मोन की हमें जरूरत होती है। कौन सा सेल होता है? कीबोर्डल सेल होता है। ये मैंने बता दिया आपको, थायरोक्सिन कैसे बनता है और T3 भी कैसे बनता है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन और थायराइड हार्मोन्स। तो बच्चों हमने क्या
पढ़ लिया आज कि थायराइड ग्लैंड हमने आज नया स्टार्ट कर दिया। हमें आज पता चल गया थायराइड ग्लैंड होता कहां पे है, थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या है, उसका डायमेंशंस क्या है, उसका एग्जैक्ट पोजीशन भी मैंने बताया जो नीट के लिए बहुत जरूरी है। याद रखेंगे बिटवीन C5 to T1 वर्टिब्रा के विद रिस्पेक्ट टू वर्टिब्रा और 2nd to 6th कार्टिलेज रिंग विद रिस्पेक्ट टू द ट्रकिया। मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर भी आपको बताया। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स एंड व्हाट आर द डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तब तक के लिए आप इतना वीडियो अच्छे से ध्यान देके पढ़ो। हमने थायराइड ग्लैंड स्टार्ट कर दिया है, अभी और 1-2 लेक्चर में हम थायराइड ग्लैंड फिनिश करेंगे और एक ग्लैंड हम जल्दी कोर्स खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।